मैं अनंत कुमार शुक्ला। आज हम पर्यावरण के अंतर्गत जल मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। जल मंडल जैसे कई बार मंडल चर्चा आप सुने होंगे, यानी कि जो चारों ओर से घिरा हुआ है, यानी कि जल पृथ्वी को कितना प्रतिशत घेरे हुए है। तो जल जो है, जल 70.8% भाग पर फैला हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल फैला हुआ है। अब इस जल में 70.8 या सामान्यतः इसको हम लिख लेते हैं 71% भाग। 71% भाग पर क्या है? जल है। और इस 71% में जो इसके जलमंडल के उप प्रकार हैं, जैसे एक है सागरी जल, दूसरा है भूमिगत जल, और तीसरा है भूपृष्ठीय जल। सागरी जल लगभग 97% भाग पर, भूपृष्ठीय और भूमिगत जल 3% भाग पर, यानी 3% इनका भाग है, और 97% पर कौन है? सागरी जल है। भूमिगत जल यानी जो आंतरिक संरचना में क्रेटरों, गड्ढों आदि में पाए जाते हैं या इकट्ठा रहते हैं, वह जल क्या कहलाता है? भूमिगत जल, या इसे हम एक शब्द अधोभौमिक जल भी कहते हैं। भूपृष्ठीय जल जो सतह पर होते हैं, जैसे नदी, झील, वर्षा आदि के जल क्या कहलाते हैं? भूपृष्ठीय जल कहलाते हैं। और इस संपूर्ण जल का 2.3% भाग ही पीने योग्य है, पीने योग्य जल है। बाकी जल क्या है? अशुद्ध है। ये है जल के उप प्रकार। कितने प्रतिशत भाग पर? 70.8% भाग पर जल फैला हुआ है। जल जीव जंतु, वनस्पति या फसल आदि सभी के लिए क्या है? उपयोगी है। जल उपयोगी है। अब जल है क्या? जल एक रंगहीन द्रव है। जल क्या है? रंगहीन द्रव है। रंगहीन द्रव है। जल ठोस अवस्था में भी, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे आप जानते होंगे, ठोस के रूप में बर्फ, द्रव के रूप में इसका जो सूत्र H2O जल है, गैसीय अवस्था में जो वाष्प के रूप में जल वायुमंडल में विद्यमान है। ठोस के रूप में जल पहाड़ों या पर्वतों, जिनकी ऊंचाई आपको बताया गया है 4000 मीटर तक हो, वहां पर बर्फ जमी रहती है, बर्फ के रूप में पाए जाते हैं। सतह पर सागर के जल आदि द्रव अवस्था में होते हैं। यह है सामान्य रूप से जो WHO ने निर्धारित किया। WHO के अनुसार या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितने pH का मान जल पीने योग्य होता है? तो पीने योग्य जल का जो pH मान निर्धारित किया, ये 7 पर उदासीन होता है। 7 से कम है जल तो अम्लीय कहलाएगा, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय कहलाएगा। तो 7 से 8.5 pH मान का जल पीने योग्य होता है। ये किसने निर्धारित किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताया गया कि 7 से 8.5 pH मान का जल पीने योग्य होता है। अब आगे इस नियम देते हैं कि कितने ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। और इसका हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है। क्वथनांक बिंदु क्या है? यानी उबलना कब प्रारंभ करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? उबलना शुरू हो जाता है। एक जल है जिसे कहते हैं D2O, या इसे हम कहते हैं भारी जल, या इसे कहते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है। अब सामान्य रूप से जैसे जल के 2 प्रकार हैं, थोड़ा सा इससे जान लीजिए, क्योंकि विज्ञान के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस समय। तो जल 2 प्रकार के, एक को हम कहते हैं मृदु जल और दूसरे को हम कहते हैं कठोर जल। एक को क्या कहते हैं? मृदु जल
दूसरे को कहते हैं कठोर जल। मृदु जल यानी वह जल जो साबुन के साथ झाग देता है वह जल क्या कहलाता है? मृदु जल कहलाता है, पीने योग्य होता है। कठोर जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता वह जल क्या कहलाता है? कठोर जल। कठोर जल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थाई कठोर या अस्थाई कठोरता, एक और दूसरा होता है अस्थाई कठोरता। यानी कि अस्थाई कठोरता जल में कब आती है, किनकी मात्रा अधिक होती है तो अस्थाई जल होता है। अस्थाई जल का मतलब हो गया कि यदि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइसल्फेट, मैग्नीशियम बाइसल्फेट यदि जल में पाए जाते हैं तो वह जल उस जल की उसके हम किस प्रकार का जल कहते हैं, यानी कि जिस जल में अस्थाई कठोरता व्याप्त है। अस्थाई कठोरता बस थोड़ा सा अंतर है, हम उसी को बाई हटा लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट यदि है तो वह जल क्या कहलाता है, यानी कि उस जल में अस्थाई कठोरता व्याप्त है। अब इस प्रकार के जैसे जल है तो सबसे शुद्ध जल यानी शुद्ध जल किस प्रकार हो सकता है, यानी ये कठोरता कैसे दूर की जा सकती है? यदि हम जल को उबालते हैं तो जो अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और शुद्ध जल ऊपर रहता है। इस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। आगे हम अब देखते हैं जो हम उप संकर वर्ग या उप प्रकार जल मंडल के, जैसे एक सागरी जल, फिर भूमिगत जल, नदी, झील आज से कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं। तो जैसे हम सागरी जल के बारे में, सागरी सागरी कहने का मतलब महासागर कितने हैं? महासागर पांच है, 5 महासागर हैं। इन महासागरों में जो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, इस महासागर की क्या विशेषता है? इस महासागर की विशेषता है कि निम्नतक इसका थोड़ा सा लंबा होता है। दूसरा प्रशांत महासागर की विशेषता क्या है? सबसे गहरा है, गहरा महासागर कहलाता है। और इस पे कई बार सबसे जो गहरा गर्त है प्रशांत महासागर का है मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का गर्त है तो सबसे गहरा है। ये कहाँ है? फिलीपींस द्वीप के पास स्थित है, फिलीपींस द्वीप। कभी कभी इसमें ये भी आ सकता है जैसे कि सामान्यतः कई बार आ चुका है मेरियाना गर्त, मेरियाना गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना है। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। किस द्वीप के पास है? फिलीपींस द्वीप के पास है। ये प्रशांत महासागर की किस तरफ है? दक्षिण है, उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम है। यानी कि जो प्रशांत महासागर का गहरा भाग है वो उत्तरी प्रशांत महासागर गहरा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर क्या है? गहरा महासागर के में आता है। अब आगे हम दूसरा जैसे महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर किस प्रकार, यानी अंग्रेजी के यस आकार का कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के यस आकार में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर की दूसरी विशेषता क्या है? अटलांटिक महासागर में कटक है। कटक मतलब एक ऊंचा उठा हुआ भाग जो काफी लंबा कहा जाता है। जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज से भी लंबा कौन सा है? अटलांटिक महासागर का कटक है। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में है? बरमूडा त्रिभुज, तो बरमूडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर के किस? उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज स्थित है। अब आगे हम चलते हैं जैसे हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में, वह कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पर उसका नामकरण किया गया? भारत देश के नाम पर हिंद महासागर। हिंद महासागर की दूसरी जो विशेषता है, यहाँ भी एक गर्त है जबकि इस महासागर में गर्त कम है, लेकिन एक गर्त है जिसके क्या कहते हैं? सुंडा गर्त। सुंडा गर्त किस द्वीप के पास है? जावा द्वीप के पास है। दो इसमें धाराएं चलती हैं, मोजाम्बिक और अंगोला। ये है हिंद महासागर जो भारत देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर जिसका नाम रखा गया हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत देश के दक्षिण में स्थित है। या कहते हैं कि हिंद महासागर के शीर्ष पर कौन सा देश है? तो हम ये भी कह सकते हैं भारत है। ये है महासागर। बाकी दो महासागर जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक, ठीक, दो महासागर ये हो गए। आगे हम इसी में देखते हैं कुछ झील से जैसे प्रश्न आ जाते हैं। झील
थोड़ा सा यहाँ पर महासागरों में अशुद्धियाँ, महासागरों में अशुद्धियाँ से आता है जो सबसे अधिक अशुद्धियों में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या होती है महासागरों में? अधिक होती है, NaCl। सोडियम क्लोराइड 77.8% सोडियम क्लोराइड होता है। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट आदि मात्रा में पाए जाते हैं, यानी 77.8% भाग क्या है? सोडियम क्लोराइड है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह अशुद्धियों में है। महासागरों की औसत गहराई, औसत गहराई, महासागरों की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर, 3800 मीटर महासागरों की औसत गहराई है। सागरों की औसत लवणता, औसत लवणता 35 है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। ये है कॉमन प्रश्न, जैसे आते रहते हैं, औसत गहराई, औसत लवणता, औसत तापमान, ये है महासागरों की स्थिति। फिर हम जैसे अगर महासागरीय सागरीय बायोम की बात करें, यहाँ थोड़ा सा सागरीय बायोम की चर्चा करेंगे। सागरीय बायोम में, सागरीय बायोम, सागरीय बायोम को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं प्लैंकटन, दूसरे को हम कहते हैं नेक्टन, और तीसरे को हम कहते हैं बेंथन। प्लैंकटन ये सागर की ऊपरी सतह, यानी कि जहाँ पर शैवाल, शैवाल नील हरित यानी छोटी छोटी घासें शैवाल के रूप में पाई जाती हैं। और यही जो शैवाल है, शैवाल जलीय क्षेत्र, कोई भी जलीय क्षेत्र है या सागर है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? शैवाल ही होता है। और इन शैवाल को खाने वाले छोटे छोटे पिस्सू जो होते हैं, कीट पतंगे, कीट होते हैं, और उन कीटों को फिर छोटी मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महासागर में कितनी गहराई तक, क्योंकि अगर हरा पौधा है, भोजन बना रहा है, वो जीवित है, तो निश्चित है उसे किसकी आवश्यकता होगी? सूर्य के प्रकाश की। तो सूर्य का प्रकाश कितनी गहराई तक पहुंचता है? तो लगभग जो है लगभग 200 मीटर गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। और इतने मीटर गहराई तक पौधे क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। और जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वो पूरा क्षेत्र कहलाता है प्रकाश मंडल का क्षेत्र। और इसी प्रकाश मंडल के क्षेत्र में प्लैंकटन, यानी प्लैंकटन क्षेत्र में प्राणी प्लैंकटन यानी, और वनस्पति प्लैंकटन यानी वनस्पति के रूप में क्या होते हैं? छोटी छोटी घासें या शैवाल पाए जाते हैं। दूसरा क्षेत्र होता है, दूसरा क्षेत्र नेक्टन है। यह सागर का मध्य का क्षेत्र होता है, जहाँ पर मध्य क्षेत्र में तैरने वाले जीव होते हैं। और जो बेंथस है, यह सागर की तली का क्षेत्र है। ये दो प्रकार, यानी इसको 2 भागों में बांटा गया, क्योंकि सागर के तली क्षेत्र में ही आकर इकट्ठा होते हैं। जैसे अवसाद आकर जमे, तली है और तली के ऊपर ये क्या हो गए? अवसाद जमा हो गए। तो कुछ जीव क्या होते हैं? अवसाद के नीचे भी होते हैं और कुछ अवसाद के ऊपर पाए जाते हैं। तो इन्हीं में 2 भाग, एक को कहा जाता है इनफ्लोरा और इनफ्यूना, फौना भी कहते हैं, FAUN, तो हम फौना भी लिख सकते हैं। तो इनफ्लोरा और इनफ्यूना ये है। इनका मतलब अंदर जो सागर की तलहटी में अवसादों के नीचे पाए जाते हैं उन्हें हम इनफ्लोरा या इनफ्यूना कहते हैं। और जो ऊपर पाए जाते हैं एपीफ्लोरा या एपीफ्यूना कहते हैं। एपीफ्यूना यानी ये कहाँ पाए जाते हैं? अवसाद के ऊपर पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पतियां, और तली में पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति। ये है सागरीय बायोम। और सागरीय बायोम में जैसा बताया गया, प्लैंकटन ऊर्जा का स्रोत यही होता है, और यहीं से सभी जीव क्या होते हैं? उन पर निर्भर होते हैं। तो जलीय क्षेत्र या सागरीय क्षेत्र का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? शैवाल होते हैं। विविधता के केंद्र महासागरों में, विविधता यानी जैविक विविधता कहाँ ज्यादा होती है, इसको थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ये है हमारा सागर, ये जल भरा हुआ है,
जैसे ही हम ये मान लीजिए स्थल भाग है और यहाँ से इतना जल भरा हुआ है, महासागर भरा हुआ है। स्थल से जैसे हम सागर में प्रवेश करते हैं तो यह क्षेत्र कहलाता है महाद्वीपीय निमग्न तट। महाद्वीपीय निमग्न तट कहलाता है। महाद्वीपीय निमग्न तट, फिर महाद्वीपीय ढाल होते हैं, महाद्वीपीय ढाल, फिर थोड़ा सा उठा हुआ भाग उत्थान कहलाता है, और फिर समतल जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं सागरी नितल मैदान। अब यहाँ पर थोड़ा सा यही से प्रश्न आता है कि जो सागर क्षेत्र में जो विविधता का क्षेत्र कौन होता है, महाद्वीपीय निमग्न तट होता है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप सुने सभी नदियां आकर कहाँ गिरती हैं, सागर में, और नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी और साथ लेकर आती हैं तो गिराती कहाँ है, तटीय क्षेत्र में, किनारों पर। और किनारों पर जब ये लाकर गिराती हैं तो ये क्षेत्र उपजाऊ होता है। उपजाऊ होगा तो निश्चित है कि इस क्षेत्र में शैवाल या घास अधिक होंगे, और इन शैवाल को खाने के लिए जीव जंतु मछलियां भी इस क्षेत्र में आएंगी। तो कहने का मतलब महासागरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो विविधता कहाँ होती है, महाद्वीपीय निमग्न तट में होती है। रत्न के भंडार कहाँ होते हैं, महाद्वीपीय निमग्न तट। हमें जो प्राकृतिक रूप से जो ईंधन प्राप्त होता है, जैव ईंधन प्राप्त होता है, वो भी कहाँ से प्राप्त होता है, ज्यादा महाद्वीपीय निमग्न तट से। ये है सागर के बारे में। कल हम लोग झील के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।